क्या एक एडवोकेट सीधा कोर्टरूम से पार्लियामेंट तक का सफर तय कर सकता है? और अगर कर सकता है तो क्या वो अब भी सिर्फ लॉ का रिप्रेजेंटेटिव होता है या फिर पॉलिटिक्स का भी? ये सवाल तब तेज हुआ जब रिसेंटली सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को मार्च 2026 में तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया और वो वेस्ट बंगाल से इलेक्टेड भी हो गई। इस इलेक्शन ने उन्हें इंडिया की फर्स्ट ओपनली क्वेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। दर्शकों, इंडिया की डेमोक्रेसी में ये सवाल नया नहीं है। कोर्टरूम्स और पार्लियामेंट के बीच का रास्ता अक्सर लॉयर्स ने ही बनाया है, कभी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, कभी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के वक्त और आज भी मॉडर्न इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखोगे तो एक पैटर्न नजर आता है। लॉयर्स सिर्फ लॉ प्रैक्टिस नहीं करते बल्कि पावर स्ट्रक्चर का भी पार्ट बन जाते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर एडवोकेट अरुण जेटली ने एक बार पॉलिटिकल डिबेट में कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा था, द प्रॉब्लम विद दिस गवर्नमेंट इज दैट इट हैज टू मेनी लॉयर्स एडवाइजिंग इट। इस रिमार्क की आयरनी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग थी जितनी स्टेटमेंट खुद। जेटली खुद एक सक्सेसफुल लॉयर थे जिन्होंने लगभग 4 डेकेड्स तक प्रैक्टिस की और फिर इंडियन पॉलिटिक्स के टॉप डिसीजन मेकर्स में शामिल हुए। सच ये है कि लॉ और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप इंडिया में हिस्टोरिकली डीप रहा है। कोर्टरूम्स में डेवलप होने वाले एनालिटिकल थिंकिंग, आर्गुमेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिशियंस के लिए एक पावरफुल टूल किट बन जाती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि लीगल ट्रेनिंग किसी भी इंसान को लीडरशिप के लिए प्रिपेयर करती है। अगर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री देखी जाए तो लॉयर्स की प्रेजेंस ओवरवेलमिंग थी। महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों में लॉ प्रैक्टिस की। B.R. अम्बेडकर एक ब्रिलियंट ज्यूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में सेंट्रल रोल प्ले किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लॉयर थे और उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के इंटीग्रेशन में हिस्टोरिक रोल निभाया। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद भी ट्रेन्ड लॉयर थे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन देखी जाए तो वहाँ भी लीगल प्रोफेशनल्स का डोमिनेंस था। 348 मेंबर्स वाली असेंबली में लगभग 250 लोग लीगल बैकग्राउंड से थे। ये एक कोइंसिडेंस नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग एक लीगल और फिलोसफिकल एक्सरसाइज थी जहाँ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी था। लॉयर्स नेचुरली इस प्रोसेस के लिए सूटेड थे। इसी वजह से इंडियन डेमोक्रेसी का लीगल डीएनए शुरू से ही लॉयर्स के इन्फ्लुएंस से शेप हुआ है। आज भी ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। पार्लियामेंट में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एमपीज लॉ बैकग्राउंड से आते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स में कई प्रोमिनेंट लीडर्स लॉयर्स रहे हैं, जैसे लेट सुषमा स्वराज, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सुब्रमण्यम स्वामी। ये लॉयर्स सिर्फ कोर्टरूम तक लिमिटेड नहीं रहे। इन्होंने लेजिस्लेशन ड्राफ्ट की, पार्लियामेंट्री डिबेट शेप किए और पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया। 2011 में पार्लियामेंट में एक इंटरेस्टिंग डिबेट हुई थी जहां ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाया था कि पॉलिसी डिसीजंस लॉयर्स के इन्फ्लुएंस में ली जा रही है। आयरॉनिकली डिबेट खुद भी एक लॉयर पॉलिटिशियन अरुण जेटली ने इनिशिएट की थी। ये डिस्कशन एक लार्जर रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया में लॉ एंड पॉलिटिक्स का ओवरलैप इतना डीप है कि दोनों को कम्प्लीटली सेपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या एडवोकेट्स ऑफिशियली पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं? इंडियन लीगल फ्रेमवर्क इसका क्लियर आंसर देता है, हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर लॉयर्स को प्रैक्टिस करने का राइट मिलता है जब तक वो बार काउंसिल के रूल्स फॉलो करते हैं। अगर कोई एडवोकेट एक्टिव पॉलिटिकल ऑफिस एक्सेप्ट करता है, जैसे मिनिस्टीरियल पोस्ट या सैलरीड गवर्नमेंट पोजीशन, तो उन्हें जनरली लीगल प्रैक्टिस सस्पेंड करनी पड़ती है। बार काउंसिल रूल्स के अकॉर्डिंग लॉयर्स को इंडिपेंडेंट प्रोफेशन मेंटेन करना होता है। इसीलिए अगर कोई एडवोकेट फुल टाइम पॉलिटिक्स में चला जाता है तो उसका लॉ प्रैक्टिस इफेक्टिवली पॉज हो जाता है। लेकिन इलेक्शंस लड़ने या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने पर कोई ब्लैंकेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन नहीं है। इसीलिए इंडियन डेमोक्रेसी में कोर्टरूम से पार्लियामेंट तक का ट्रांजिशन रिपीटेडली देखा गया है। रिसेंट एग्जाम्पल इस डिबेट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को मार्च 2026 में तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया और वो वेस्ट बंगाल से इलेक्टेड भी हो गई। इस इलेक्शन ने उन्हें इंडिया की फर्स्ट ओपनली क्वेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। इंटरनेट पर उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट हुई, लेकिन उनका पॉलिटिकल जर्नी सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट तक लिमिटेड नहीं है। उसके पीछे एक लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल करियर भी है। 2018 में एडवोकेट गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हिस्टोरिक केस आर्ग्यू किया था जहां कॉलोनियल एरा लॉ सेक्शन 377 को चैलेंज किया गया था। ये प्रोविजन होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से इंडियन पीनल कोड का पार्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने आर्गुमेंट रखते हुए गुरुस्वामी ने एक पावरफुल लाइन रखी थी, हाउ स्ट्रॉन्गली मस्ट वी लव नोइंग वी आर अनकन्विक्टेड फेलन्स अंडर सेक्शन 377। माय लॉर्ड्स, दिस इज लव दैट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। उस कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज का रिजल्ट हिस्टोरिक था। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और LGBTQ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। एडवोकेट गुरुस्वामी ने ये केस एक टीम के साथ आर्ग्यू किया जिसमें प्रोमिनेंट लॉयर अरुंधति काटजू भी शामिल थी। वर्डिक्ट के बाद दोनों ओपनली एक कपल के रूप में सामने आए
और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2019 की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट में इंक्लूड किया। ये मोमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, जहां कोर्टरूम में लीगल आर्ग्यूमेंट्स एक सोशल मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन एडवोकेट गुरुस्वामी का करियर सिर्फ इस विक्ट्री तक लिमिटेड नहीं रहा। एक लॉयर के रूप में उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल ब्रीफ्स भी लिए। 2023 में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस की, जब तमिलनाडु में आरएसएस रूट मार्चेस पर डिस्प्यूट चल रहा था। ये अपीयरेंस डिबेट का सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि आरएसएस हिस्टोरिकली क्वेयर राइट्स पर कंजर्वेटिव स्टांस रखता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन पर एडवोकेट गुरुस्वामी के फादर ने एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने लिखा कि लॉयर का ड्यूटी क्लाइंट की आइडियोलॉजी नहीं बल्कि लॉ के प्रति होता है। ये आर्गुमेंट लीगल प्रोफेशन का कोर प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है, एवरी क्लाइंट डिजर्व्स रिप्रेजेंटेशन। लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि जब लॉयर खुद एक कम्युनिटी राइट्स मूवमेंट का सिंबल हो, तब रिप्रेजेंटेशन की चॉइसेस सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ले लेती हैं। कंट्रोवर्सी फिर भी वहीं खत्म नहीं हुई। 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक यंग डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस ने पूरी कंट्री को शॉक कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन और प्रोटेस्ट के बीच एडवोकेट गुरुस्वामी ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन किया सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में फॉर्मर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल भी कंट्रोवर्सी में थे। कुछ एक्टिविस्ट ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या एक ह्यूमन राइट लॉयर को ऐसे सेंसिटिव मैटर में गवर्नमेंट साइड रिप्रेजेंट करनी चाहिए थी। फिर 2026 में एडवोकेट गुरुस्वामी फिर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गई, जब उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी के बिहाफ पर आर्गुमेंट किया। केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड से रिलेटेड था, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिसर्स पर हुई थी। टीएमसी का एलिगेशन था कि इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है। एडवोकेट गुरुस्वामी ने आर्गुमेंट दिया कि पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रेटेजिक डाटा को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इस क्रोनोलॉजी को देखो तो एक पैटर्न इमर्ज होता है। एक लॉयर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन सब में इन्वॉल्व रही, वही लॉयर अब पार्लियामेंट का मेंबर बन चुकी है। इसी वजह से कुछ कमेंटेटर्स ने सवाल रेज किया है, क्या ये इलेक्शन प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल क्रेडेंशियल्स की वजह से हुआ या फिर पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी भी फैक्टर थी। इस सवाल का सिंपल आंसर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। लीगल प्रोफेशन का नेचर ही ऐसा है, जहां लॉयर्स गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशन और पॉलिटिकल पार्टीज सबको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कोई लॉयर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है तो उसका पास्ट प्रोफेशनल रिकॉर्ड इनएविटेबली पॉलिटिकल स्क्रूटनी का सब्जेक्ट बन जाता है। एडवोकेट गुरुस्वामी का केस इसी कॉम्प्लेक्सिटी को इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मूवमेंट की आइकन है, तो दूसरी तरफ वो एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर पार्लियामेंट में एंटर हुई है। अब एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही हाई है, इसीलिए एडवोकेट गुरुस्वामी की प्रेजेंस पार्लियामेंट में सिंबॉलिक भी है और पॉलिटिकल भी। वो सिर्फ एक एमपी नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव का कंटिन्यूएशन भी है, जो कोर्टरूम से लेजिस्लेचर तक पहुंच गया है। और शायद इसी में इंडियन डेमोक्रेसी का इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स भी छुपा है। लॉयर्स कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करते हैं, पॉलिटिशियंस लॉज बनाते हैं। जब एक ही इंसान दोनों रोल्स प्ले करता हो, तो वो सिस्टम के दोनों पिलर्स को साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए जब कोई एडवोकेट पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, तो वो सिर्फ करियर शिफ्ट नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रांजिशन होता है। कोर्टरूम का एडवोकेट जब पार्लियामेंट की सीट पर बैठता है, तो वो आर्ग्यूमेंट से लेजिस्लेशन तक का सफर तय करता है। और शायद इसीलिए इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री बार बार लॉयर से भरी हुई नजर आती है। आपका इस लीगल अपडेट को लेकर क्या विचार है, हमें जरूर बताइए।